Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on basic electrical engineering. We are on module number 6 ट्रांसफॉर्मर्स। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ा हुआ था और आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, बिल्कुल बेसिक्स। ये जो दो वीडियो है ना, ये इन 2-3 वीडियोस का जो क्लब आप करोगे, ये 2-3 वीडियोस का जो सीरीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर का बिल्कुल बेस समझने के लिए। एकदम एलिमेंट्री लेवल पे अगर ट्रांसफॉर्मर आपको समझना है तो ये 3 वीडियो आप जितनी बार हो सके आप देख लो, मजा आ जाएगा आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या कैटेगरी होती है, कैसे वर्क करता है, क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं, वो किस टाइप का डिवाइस है, एसी टू डीसी ट्रांसफर कर रहा है कि डीसी टू डीसी ट्रांसफर कर रहा है। वो सारा जो कंसेप्चुअल डाउट स्टूडेंट्स को आता है उसको हम लोगों ने उस वीडियो में क्लियर किया होगा और वहां पे आप लोगों ने ये समझा होगा कि ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। आपको ये पता चला होगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये, जो कि एनर्जी को एक लेवल से दूसरे में बदलता है, एक सर्किट से दूसरे में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। और वहां पे मैंने आपको ये भी चीज बताया हुआ था कि वो कैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, क्या खासियत होती है। याद करो, मैंने आप लोगों को वहां पे कुछ जब वैरायटी बताया था, कुछ टाइप्स बताया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से हम लोगों ने 2 टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। सेकंड वन जो अगली कैटेगरी जो आती थी वहां से, दैट वाज अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि वाइंडिंग को प्लेस कहां पे किया जाता है, उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर 2 टाइप पढ़ा था, दैट वाज कोर टाइप एंड शेल टाइप। आज इन्हीं सब चीज के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो स्टे कनेक्टेड। आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिलेगा जल्दी से बताऊंगा और तुरंत वीडियो को शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं। आज के इस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के वीडियो में क्या मिलेगा। देखो, मैं आपको पहली चीज ये चीज बता दूं कि ये जो 3 वीडियो की सीरीज है अभी फिलहाल की, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड वर्किंग इन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये जो 3-4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसकी वीडियो थोड़ी सी लेंथ वाइज ज्यादा होगी एंड यू हैव टू मतलब एडजस्ट विद दैट, क्योंकि वो रखना भी मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि उतना सारा कंसेप्ट मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको देना चाहता हूँ। मल्टीपल वीडियो बना दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा, वो अलग अलग कट करके वो एपिसोड बन जाएगा और वो वैसा देखने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको वैसा ही वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो, आई कैन मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो फॉर यू ऑल। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब किसके लिए, ये सब आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको अगर मजा नहीं आएगा तो फिर वो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं वैसे ही बनाना चाहता हूं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक, इट इज प्योरली फॉर यू स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं मॉड्यूल नंबर 6 ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर के वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बेसिक ट्रांसफॉर्मर जो होता है, बेसिक ट्रांसफॉर्मर का हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड देयर पार्ट्स, जो उसके मेजर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पहले तो पढ़ेंगे कि जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर होता है उसका क्या फंडामेंटल है, क्या उसके कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, मेजर पार्ट्स। जैसे याद करो, जब डीसी मशीन हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटर सेक्शन होता है, एक रोटर सेक्शन होता है, ये 2 उसके मेजर क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, इन जनरल मैंने आपको बताया था चाहे कोई भी टाइप की मशीन हो, उसके अंदर ये अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है तो 2 चीज जरूर होगी, एक स्टेशनरी पार्ट होगा, एक रोटेटिंग पार्ट होगा। ठीक, फिर स्टेटर के अंदर मैंने आपको 10 चीजें बताई हुई थी, 2-4-5 चीजें की योक क्या होता है, उसके अंदर पोल्स क्या होता है, पोल के वाइंडिंग्स क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें पढ़े थे। और वैसे ही फिर रोटर का बताया था। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ ट्रांसफॉर्मर में भी बिल्कुल एक एलिमेंट्री लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे पहले तो ये बताऊंगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन कौन से पार्ट्स रखते हैं, मेजरली क्या क्या इसके मेजर पोर्शंस होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी सब डिविजन्स पॉसिबल हैं। और फिर हम लोग स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज जाएंगे कि स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शनल चेंजेस इन other types of transformer। ठीक है, अदर टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स, खास तौर पे मैं बता दूं आपको कि अदर बोलने का मेरा मतलब है, अदर टाइप्स जो मैं ये लिख रहा हूं इसमें बोलने का मतलब है कोर टाइप और
शेल टाइप, कोर टाइप और शेल टाइप, या इसके साथ साथ आप समझ लो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे कि इनके कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है, कैसे दिखाई देते हैं ये लोग, क्या डिफरेंस होता है इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, तो मेजरली हम लोग आज के वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट थिंग जो होगा, लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा, दैट विल कवर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ these types। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो में आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लास्ट में मिलेगा और उसके यूसेजेस बताऊंगा मैं, लेकिन मैंने वो नहीं बताया आपको जानबूझ के, क्योंकि यूसेज बताने के लिए और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने के लिए मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो में एक चीज मिसिंग थी, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। और बिना कंस्ट्रक्शन बताए मैं आपको अगर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दूं, क्योंकि देखो हर टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अलग एडवांटेज कुछ अलग डिसएडवांटेज है, क्लियर है ना ये चीज। हर अलग टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग जगहों पे यूज होता है, हर ट्रांसफार्मर सब जगह आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका यूसेज, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज ये बदलता रहता है। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको जरूर बोला था कि ट्रांसफार्मर का मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको बताऊंगा और उसका यूजेस भी बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन बताऊंगा कहां कहां पे यूज होता है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। और अभी इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि शायद ना बताऊं, शायद मैं ना बताऊं इस वीडियो में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग ये है ना कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये सारा कुछ आपको मैं इन सभी ट्रांसफार्मर्स का पहले पढ़ाना चाहता हूं। ये पढ़ने के बाद अगर मैं कोई चीज बताऊंगा तो आपकी रिलेटिबिलिटी बढ़ जाएगी उस चीज से। जब तक आप उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगा हुआ है, किस टाइप की वाइंडिंग की गई है, उससे क्या आउटपुट में बदलाव आ रहा है, क्या आउटपुट में चेंज आ रहा है, जब तक ये इतना बेसिक्स आप नहीं समझोगे तब तक आप उसका यूसेज समझ नहीं पाओगे। बोलने को तो मैं आपको बोल दूंगा और आप लोग याद भी कर लोगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज हो रहा है, बट वो याद मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाओ ताकि वो लाइफ टाइम आपके माइंड में फिक्स हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के भी इस वीडियो से इस टॉपिक को मैं हटा देता हूं। इससे दो चीज होगी कि हम लोग इस वीडियो को एज शॉर्ट एज पॉसिबल भी रख पाएंगे, और ये पूरा कंसेप्ट सीखने के बाद हो सकता है कि इसमें से कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आप ही मुझको बता दो, आप ही वीडियो में बता दो, और इसके यूसेजेस भी आप ट्रेस कर लो बहुत आसानी से। हालांकि मैं बताऊंगा डेफिनेटली आपको थर्ड वीडियो के बाद या थर्ड वीडियो के एंड पे डेफिनेटली मिलेगा ये चीज। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। Without wasting any time, let us start from the basics of transformer construction and its parts। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको यहां से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और चलते हैं ट्रांसफार्मर के एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो देखते हैं भाई हमारे पास बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है और उसको पढ़ना है, समझना है हमको। सबसे पहला गुड मैग्नेटिक कोर, बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है 2 वाइंडिंग्स, वेरी गुड। फिर आगे है अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बस इतना ही। तो बस इतनी चीजें चाहिए आपको एक ट्रांसफार्मर बनाने में, टू गुड, बहुत अच्छा है। तो ठीक, चलो फिर देख लेते हैं। अगर इतनी चीजें चाहिए तब तो फिर इट इज वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। पेजेस को कर देते हैं क्लियर और शुरू करते हैं अपना पार्ट ट्रांसफार्मर का। ठीक, तो जो बोला हुआ है उससे हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर जो है और वाइंडिंग्स जो है उसको डिजाइन कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। तो भाई इसने बोला कि सबसे पहले चाहिए आपको एक गुड मैग्नेटिक फील्ड या गुड कोर, ऐसे ही कुछ लिखा था ना, क्या लिखा था, अ गुड मैग्नेटिक कोर। अच्छा, एक अच्छा मैग्नेटिक कोर होना चाहिए। अच्छा मैग्नेटिक कोर किसको बोलते हैं? गुड मैग्नेटिक कोर comprises ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। एक अच्छे मैग्नेटिक कोर की क्या खासियत होनी चाहिए वो यहां पे बता देता हूं मैं आपको जल्दी से एक बार। ठीक, चलो भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या, पहला पॉइंट है, आप लोग सोच के बताओ। एक अच्छा मैग्नेटिक कोर, एक मैग्नेटिक कोर को अच्छा कब माना जाएगा? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक कोर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तब तो उस काम में कैसे अच्छा होना है वो बताएंगे ना। तो मैग्नेटिक कोर क्या कर रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स को ट्रेवल करवा रहा है एक सर्किट से दूसरी सर्किट की तरफ। तो फ्लक्स की ट्रेवल करने में कोई रुकावट ना आए, इस कारण से इस चीज के लिए उस कोर की क्या चीज कम होनी चाहिए,
रिलक्टेंस कम होनी चाहिए। क्या कम होना चाहिए? रिलक्टेंस। तो अगर कोई बोलता है कि अ गुड मैग्नेटिक कोर, तो इट शुड कंप्राइज ऑफ, सबसे पहला होगा लो रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना अपोजिशन कम ऑफर करेगा फ्लक्स के ट्रांसफर होने में। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, और क्या होना चाहिए इसमें? तो भाई हम चाहते हैं कि इसकी लीकेज फ्लक्स भी कम जाए यहां से, जो कुछ फ्लक्स लीक हो जाया करती थी, जो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो वी जस्ट वांट कि दैट लीकेज फ्लक्स शुड रिड्यूस सो दैट आवर यूजफुल फ्लक्स अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड, ज्यादा यूजफुल फ्लक्स मिलेगा हमको। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब अ गुड मैग्नेटिक कोर शुड कंप्राइज ऑफ अ मीडियम of higher relative permeability। क्लियर है? अच्छा कोर आप उसी को मानोगे जिसकी पाथ की रिलक्टेंस कम हो, उसकी मीडियम जो है वो हायर परमेबिलिटी की हो। एक खासियत और होनी चाहिए, which should have less बोलना चाहिए, या तो फिर इसके लिए मैं बोलूं कि लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ किस चीज का नेग्लिजिबल अमाउंट होना चाहिए? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट इन इट। ठीक है, तो अगर इतनी खासियत है किसी कोर के अंदर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड मैग्नेटिक कोर, गुड मैग्नेटिक मटेरियल, गुड मैग्नेटिक कोर। ठीक, इसके अलावा भी कुछ खासियत हो सकती है जिसको कि मैं पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझता हूं, बट ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं कि इट शुड बी फॉर्म्ड बाय प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली जिसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक, और इसके अलावा क्या खासियत हो सकती है इस कोर की? वेल इंसुलेटेड। ठीक है, कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर कुछ खराबी आ जाए, कंडक्टर का पोर्शन कुछ इंसुलेशन हट जाए और वो कोर से टच हो जाए, तो कोर के अंदर भी प्रॉपर इंसुलेशन रहे, कि सो दैट कि ऐसा ना हो कि फ्लक्स की जगह पूरी करंट ही चली गई उस सेकेंडरी सेक्शन पे। ठीक है, तो वेल इंसुलेटेड भी होना चाहिए। और क्या हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा सोच के बताओ। इसका थर्मल कोफिशिएंट should be हाई। थर्मल कोफिशिएंट अच्छा खासा इसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो एक कोर को डिजाइन करने से पहले ध्यान में रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। लो रिलक्टेंस पाथ, इसका रिलक्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? कम, बहुत जरूरी है इसका रिलक्टेंस का कम होना। नेक्स्ट क्या है? अ मीडियम ऑफ हायर रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी इसकी म्यू आर की वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज्यादा म्यू आर होगा उतना अच्छा होगा ये चीज। नेक्स्ट, लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट इन इट, इसके अंदर कम या एकदम ना के बराबर अमाउंट ऑफ एडी करंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्योर मैग्नेटिक मटेरियल, इट शुड बी फॉर्म्ड बाय प्योर मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी होना जरूरी है भाई। अच्छा, नेक्स्ट इज इट शुड बी वेल इंसुलेटेड, इसका अच्छे से प्रॉपरली इंसुलेटेड होना जरूरी है। अगला क्या है? इसका थर्मल कोफिशिएंट, इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है इट शुड बी कंपैरेटिवली हाई, इट शुड बी कंपैरेटिवली हाई। ये चीजें, इतनी सारी चीजें अगर है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड कोर। इसके लिए कौन सा मेटल प्रिफर्ड होता है, कौन सा मटेरियल प्रिफर्ड होता है कोर बनाने के लिए, ये जान लेते हैं एक बार।
तो देखो कोर को जब भी डिजाइन किया जाता है ना, तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेटल जो होता है वो इनमें से कौन कौन सा प्रेफर हो सकता है। या तो इसके अंदर प्रेफर होगा सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इसका हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग अभी लिख रहे हैं प्रेफर्ड मेटल्स, ठीक। क्या क्या प्रेफर करते हैं, या तो सॉफ्ट आयरन प्रेफर कर सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, या तो एलॉय बना सकते हैं एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का, ठीक है, एलनिको बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। बेसिकली जो मैग्नेट भी बनाने के लिए हम लोग एलनिको का ही यूज करते हैं बहुत हद तक। जब भी आप एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट भी बनाने की, आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करते हो, तो वी मेजरली प्रेफर द एलनिको। इट इज हैविंग द गुड कंपोजिशन, और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, तो वो प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छे से एग्जिबिट कर पाता है, ठीक है। तो इट इज हाईली कंसिडर्ड मटेरियल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर। अब ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया कि इट इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलने का क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकता है और मैग्नेटिक क्वांटिटी को दोबारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर होता यह है कि कोई भी जो कोर होता है ना, कोर क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आ रही है उसको मैग्नेटिक में हम लोग चेंज कर देते हैं उस कोर के साथ, और वो कोर का काम होता है उस मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करके दूसरे एंड तक भेजना, जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फिर से इंटरेक्ट करता है कंडक्टर्स के साथ और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर, ठीक है। तो कहीं पे भी ये नहीं होता है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ट्रांसफर नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यहां से आप मैग्नेटिक में बदलते हो और वो मैग्नेटिक क्वांटिटी फिर ट्रेवल करती है। यानी कि कोर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से। कोर के जो लिम्स होते हैं, जो वायर्स, जो वाइंडिंग्स प्लेस करते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। द ओनली इंटरेक्शन दैट हैपेंस बिटवीन दीज टू वाइंडिंग्स इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटी। ये एकदम क्लियर रखना आप लोग अपने माइंड में, ठीक है। कोर के अंदर जो दो वाइंडिंग्स है, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग बोलो या सेकेंडरी वाइंडिंग बोलो, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन नहीं होता है। द ओनली इंटरैक्शन दैट हैपेंस बिटवीन देम इज द मैग्नेटिक इंटरैक्शन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ट्रेवल करने से या ट्रांसफर होने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो अब क्या होता है कि चूंकि यहां से यहां तक हमारी करंट नहीं ट्रांसफर हो रही है, हमारी फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है, तो हमको इस फ्लक्स को ट्रांसफर होने में जो रुकावट आ सकती है, जो दिक्कत आ सकती है, उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, सो दैट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर हो सके। अगर यहां से करंट जा रही होती तो मैं आपको बोलता कि ऐसा सर्किट डिजाइन करो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आपको मिलेगी यहां से। लेकिन यहां पे फ्लक्स ट्रांसफर होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे रिलक्टेंस कम होना चाहिए। रिलक्टेंस, व्हाट इज रिलक्टेंस? इट इज डिनोटेड विद S इज इक्वल टू L अपॉन A म्यू नॉट इनटू म्यू R। रिलक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू द ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफर होने में जो रुकावट, जो अपोजिशन ऑफर होती है, दैट इज टर्म्ड एज रिलक्टेंस, ठीक है। तो ये रिलक्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा ट्रांसफर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्रॉम वन एंड टू अनदर। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने अगर कंडक्टर टर्न्स लगा के रखे हुए हैं, सपोज कर लो यहां पे कुछ मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना के रखी हुई है, ठीक है, और ये उसके ऐसे टर्मिनल्स हैं जहां पे इसका सप्लाई आप इनपुट देने वाले हो। एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी विल हैव द सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके की कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, और इसका आउटपुट आप यहां से लेने वाले हो। ये दो कंडीशन पहले ही क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी का आउटपुट साइड है और ये हमारा प्राइमरी का इनपुट साइड है। प्राइमरी है तो दिस इज इट्स इनपुट साइड। हमको ये पता है कि यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न है N1 और यहां कुछ नंबर ऑफ टर्न है N2, ठीक। This one is our primary side. This is our primary winding. And this side is our secondary winding. This is our secondary winding. ठीक।
अब इसके बेसिस पे समझते हैं पूरी की पूरी चीजें। कोर को डिजाइन करने से पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करने वाली है, यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ट्रांसफर होगा अप टू द सेकेंडरी साइड, वो बिल्कुल कम से कम अपोजिशन के थ्रू गुजरना चाहिए, बिल्कुल कम अपोजिशन उसको ऑफर हो जानी चाहिए। ठीक है, अपोजिशन जितनी कम होगी उतना प्रॉपर वेल ट्रांसफर होगा। ये पहला फैक्टर है कि जितना अपोजिशन कौन ऑफर कर रहा है, रिलक्टेंस। अपोजिशन जो ऑफर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना प्रॉपर फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है, और जितने अच्छे से फ्लक्स ट्रांसफर होगी उससे कंडक्टर से कट होके उतना ही अच्छा ईएमएफ मिलने वाला है आपको सेकेंडरी साइड पे, आउटपुट साइड पे। ठीक, तो हम लोगों का मेजर वर्किंग इस चीज के लिए रहता है कि जो यूजफुल फ्लक्स है हमारी, दिस वन इज टर्म्ड एज फाई यू, दैट यूजफुल फ्लक्स शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल। और द अमाउंट ऑफ लीकेज फ्लक्स, जो यहां से कुछ लीकेज फ्लक्स भी चली जाएगी, यहां से कुछ फ्लक्स ऐसे लीक होकर अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगी, विच इज टर्म्ड एज फाई एल, दे शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्यों? ये लीकेज फ्लक्स किस रीजन से हो रही है? क्योंकि आसपास जो एयर है दैट इज आल्सो एक्टिंग एज अ मीडियम, एंड थ्रू दैट मीडियम सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज कंप्लीटिंग इट्स सर्किट एक्सटर्नली। ठीक है, इट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द इंटेंडेड पाथ, जो पाथ हम लोगों ने क्रिएट करके दिया, इट इज नॉट फॉलोइंग दैट पाथ एंड इट इज कंप्लीटिंग इट्स सर्किट थ्रू द external medium. So if it is completing its circuit through the external medium, then that amount of flux is not going to be used in the output, and that is why it is considered as the leakage flux, denoted by phi L. The flux that is going through our intended path, that can be used in the secondary side by getting it cut with the conductors placed in the secondary side, and therefore it is considered as a useful flux. इसको बोलते हैं useful flux, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर है ना? तो इस पाथ का जितना लो रिलक्टेंस को आप डिजाइन करोगे, इस पाथ को जितना लो रिलक्टेंस का डिजाइन करोगे आप, उतना ही ज्यादा अच्छे अमाउंट का फ्लक्स जो है वो इससे ट्रेवल हो पाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस। तो रिलक्टेंस लो करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? लो रिलक्टेंस पाथ करने के लिए पहला चीज आप ये कर सकते हो कि अगर लेंथ ऑफ सेक्शन रिड्यूस कर दो, इसकी लंबाई को जितना आप कम कर दोगे उतना लो रिलक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दूसरा चीज ये कर सकते हो आप कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को आप इंक्रीज कर दो। क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिलक्टेंस भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ अपने खुद के कुछ लिमिटेशन है, क्रॉस सेक्शन एरिया के खुद के कुछ लिमिटेशन है। इस कंडक्टर सेक्शन का अगर आप थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दोगे तो वहां पे एडी करंट लॉस होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज अ टाइप ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एडी करंट जो होती है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आती है। आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 2-3 कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे लीनियर होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चार्ज कई तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होता है सिस्टम के अंदर, जिसमें से कि एडी करंट जो होती है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आती है, जिससे ये पता चलता है कि किसी कंडक्टिंग सेक्शन का सरफेस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एडी करंट आएगी सिस्टम के अंदर, एंड एडी करंट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस, जो कि अपोज करती है एक्चुअल चार्जेस को, एक्चुअल सप्लाई को अपोज करने का नेचर होता है उसका ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। तो ऐसा ना हो भाई, अगर एडी करंट यहां क्रिएट होगी और वो अपोज करेगी सप्लाई को, तो वो तो पहले ही आपका नुकसान कर देगी। जो करंट वहां बनने वाला है उसको पहले ही वो रिड्यूस कर देगी एडी करंट। तो जितनी कम से कम एडी करंट हो उतना फायदा होगा आपके सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एरिया को बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडी करंट का नुकसान बढ़ना शुरू हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए इसकी भी लिमिटेशन है, इसको भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। भाई लेंथ को अगर आप रिड्यूस कर देते हो तो ध्यान रखना इसके अंदर फिर हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। वाइंडिंग्स को आप ग्रेजुअली लेंथ रिड्यूस करोगे तो दोनों वाइंडिंग जितनी पास आएगी, आपने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रखा हुआ है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या चीज होगा, I²R के फॉर्म में आपको लॉसेस दिखने शुरू होंगे। प्राइमरी साइड जो है आपका, उसको हमेशा आप लो रेजिस्टेंस का रखते हो, सो दैट प्रॉपर कंडक्शन हो, प्रॉपर फ्लक्स वहां से मिलनी चाहिए आपको ट्रांसफर होती हुई। तो करंट अगर आपने इंक्रीज करना शुरू किया तो I²R के फॉर्म में हीट डिसिपेट होगा, और अगर दोनों वाइंडिंग्स करीब आ जाती हैं, पास रहती हैं, और आपने प्रॉपर कूलिंग का मेथड नहीं रखा हुआ है, तो इन दैट केस उन दोनों की हीट मिलके इतनी ज्यादा हीट क्रिएट कर देगी वहां पे कि आपका जो कोर सेक्शन है उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, आपकी वाइंडिंग जल सकती है, उसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत सारा कुछ, आपका ट्रांसफार्मर डिवाइस फेल हो सकता है उस पॉइंट पे। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग इसको भी ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, इसमें भी चेंजेस नहीं करते हैं और इस एरिया में भी चेंजेस नहीं करते हैं। म्यू नॉट को चेंज कर सकते हैं क्या? तो भाई म्यू नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है। जो म्यू नॉट है इसकी मैग्नीट्यूड तो वैसे ही फिक्स है ना, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस म्यू नॉट, है ना, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू तो फिक्स है।
मैग्नेटिक सर्किट्स में आप लोगों ने इसका जब क्वेश्चन बनाया होगा तो इस वैल्यू को यूज किया होगा, तो म्यू नॉट में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक ही चीज बच गया आपके पावर में जो है, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर। ये आपके पावर में है, इसका आप कुछ कर सकते हो। तो म्यू आर का क्या कर सकते हैं, व्हाट इज म्यू आर? तो सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, अ मीडियम ऑफ, देखो गुड मैग्नेटिक कोर में क्या होना चाहिए, तो सेकंड पॉइंट में देखो अ मीडियम ऑफ हायर रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी म्यू आर की वैल्यू अगर हायर रहेगी तो ये मीडियम की परमिएबिलिटी हायर रहेगी, तो फिर ये मीडियम अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, अच्छा कंडक्टिंग मीडियम बोल सकते हो आप इसको। तो इससे क्या फायदा हो रहा है थोड़ा देखो, पहले में बोला लो रिलक्टेंस पाथ रखना है और दूसरे में बोल रहा है कि हायर रिलेटिव परमिएबिलिटी रखना है। ये दोनों एक ही चीज के लिए है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही म्यू आर की वैल्यू को हाई रखते जाते हैं, कंडक्टर की म्यू आर जितनी हाई होगी उतना इसका एस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी उतना उसका रिलक्टेंस कम होने लग जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में। फायदा क्या होगा कि जितना म्यू आर इंक्रीज हो रहा है मतलब उतना अच्छा कंडक्टर है, और इसका म्यू आर ऑफ दैट कंडक्टर विल बी कंपेयर टू द म्यू आर ऑफ एयर और वैक्यूम जो इसके सराउंडिंग में है। तो अगर एयर और वैक्यूम की म्यू आर जो है, इट्स म्यू आर ऑफ एयर इज 1 और इस कंडक्टर का म्यू आर जो है दैट इज ऑफ 1000, तो भाई ज्यादा कंडक्शन इसके अंदर से होगा एज कंपेयर टू एयर। भाई इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इसकी वैल्यू म्यू आर की कम है, 1 है, तो कंडक्ट तो करेगा लेकिन बहुत लेस अमाउंट का करेगा। अगर इसकी म्यू आर आप ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग पाथ इसको बना देते हो तो मेजर अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस कोर पोर्शन ओनली, बट स्लाइट पोर्शन ऑफ द कोर विल बी, स्लाइट पोर्शन ऑफ द फ्लक्स विल बी लॉस्ट इन द लीकेज इन द एयर। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला लो रिलक्टेंस पाथ होना जरूरी है और दूसरा लो रिलक्टेंस करने के लिए आपको मीडियम की परमिएबिलिटी को हाई करना भी जरूरी है। मीडियम की परमिएबिलिटी कैसे हाई होगी समझेंगे इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट इन इट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को आप बढ़ा देते हो तो उससे एडी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एडी करंट लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एरिया को, इसकी थिकनेस को कम करना पड़ेगा। थिकनेस को कम करने के लिए क्या करते हो आप, क्या चीज यूज करोगे, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। थिकनेस को कम करने के लिए क्या चीज यूज करोगे आप, तो बिल्कुल इजी सा मेथड है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ इतने पोर्शन को, ठीक है, ये सबको डिलीट कर देते हैं, सबको हटा देते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो भाई देखो सिंपल सा चीज है, आप एडी करंट को हटाने के लिए, जो एडी करंट होती है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेटेड से भी पहले बोलना चाहिए मुझे कि थिन लैमिनेटेड शीट्स, थिन laminated sheets, thin laminated sheets are used to form the core of transformer। ठीक है, पतले बिल्कुल थिन और लैमिनेटेड सो दैट कि वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें, ऐसे थिन शीट्स का हम लोग यूज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर यहां पे कोई बुक या कॉपी होगी तो मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज कर लो, अच्छा अगर सपोज कर लो कि ये कोई ऐसी बुक है मेरे पास, ठीक है, ऐसी कोई किताब है और इसकी थिकनेस आपको दिखाई दे रही है कि इतनी थिकनेस का आपको कोर डिजाइन करना है। ये अगर बीच से इसका मैं ये पोर्शन कट कर दूं और दोनों साइड के जो लिम्ब है उस पर मुझे वाइंडिंग करनी है, ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसफार्मर का अगर मुझे इतना थिक कोर बनाना है और मैं एक सिंगल मेटल से बना दूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितनी ज्यादा है इसकी। तो अगर एडी करंट यहाँ पे बनने वाला होगा तो एडी करंट तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो इसके चारों तरफ इसके सरफेस एरिया कितनी हाई है, कितनी इंक्रीज सरफेस एरिया है। तो मैं एक ऐसा थिक कंडक्टर ना यूज करके मैं क्या करूंगा, एक थिक ऐसा मेटल का प्लेट ना यूज करके मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे पतले पतले कंडक्टर्स के फॉर्म में डिजाइन कर दूंगा, यानी एक एक सेक्शन जो है वो इतना पतला दिखाई देगा मुझे, इतना थिन। अब देखो इसकी एरिया रिड्यूस हो गई, अब तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया थी, जो थिकनेस थी, वो रिड्यूस हो जाती है। देखो इस पोर्शन को आप लोग ऐसे सामने देखो, कम दिख रहा है ना अब, एज कंपेयर टू एंटायर दिस पोर्शन। नाउ आई हैव रिड्यूस्ड टू स्लाइसेस, सिंगल स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस। अब इतना पतला अगर ये हो गया है तो अब ऐसे ये जितने भी इस बुक के जो पेजेस है उसको समझ लो कि सबका कोर मैंने डिजाइन किया हुआ है।
ठीक है, ये सब इतने ही पतले हैं तो सबकी एरिया हट गई। अब इनको एक दूसरे के साथ मिला के मैं ऐसे कंपाइल करूंगा एक सिंगल कोर बनाने के लिए, लेकिन अगर मैं इनको इंसुलेट नहीं करूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा इतने थिन स्लाइसेस बनाने का। तो मैं क्या करूंगा कि हर एक सेक्शन को, जैसे कि अगर ये वाला कार्ड है मेरे पास, ये वाला पोर्शन है, ये स्लाइस है, तो इसको मैं इंसुलेट कर दूंगा, लैमिनेट कर दूंगा सब तरफ से, सो दैट कि जब मैं इन सबको मिलाऊं एक साथ तो ये सभी एक दूसरे से लैमिनेटेड रहे और एक थिक कोर भी फॉर्म करें, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट भी कर सकें लेकिन एडी करंट को भी ना होने दें एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लैमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं टू फॉर्म द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, थिन लैमिनेटेड शीट्स का यूज होता है इस पूरी कोर को बनाने के लिए। तो आप जिस भी मेटल से ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हो, आप सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हो या आप एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो, वट एवर मेटल यू आर गोइंग टू यूज, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, दैट यू आर गोइंग टू फॉर्म द एंटायर कोर पोर्शन बाय कंपाइलिंग ऑल द थिन लैमिनेटेड शीट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट। क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट किसको करेगा अल्टीमेटली, ये अफेक्ट करेगा हमारी आउटपुट साइड की करंट को, तो वो उस पर असर ना पड़े, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज, अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको हायर रिलेटिव परमिबिलिटी का मीडियम चाहिए, आपकी मीडियम जो है उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इस फोर्थ पॉइंट को कंसिडर करोगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। प्योर मटेरियल आपका जितना प्योरेस्ट फॉर्म में होगा उतनी अच्छी उसकी कंडक्टिविटी होगी, उतनी अच्छी उसकी म्यू आर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, इट हैज टू बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। जितना प्योर फॉर्म में होगा उतना पॉसिबल होगा कि उसकी म्यू आर हायर रहेगी। नेक्स्ट, इट शुड बी वेल इंसुलेटेड। भाई इंसुलेशन अगर नहीं करोगे और अगर सपोज आपकी वाइंडिंग के बीच में कोई पोर्शन का वायर ब्रेक हो जाता है, कोई वायर का इंसुलेशन टूट जाता है, तो मतलब फिर तो आपके सिस्टम के अंदर करंट दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि ये भी तो मेटल से बना हुआ है ना कोर। तो कोर सिस्टम के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और फिर इस पोर्शन के अंदर आपको करंट भी डिलीवर होने लग जाएगी। ठीक है, जो हायर अमाउंट की हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, और I²R के कारण यहाँ पे वो हीटिंग के कारण इस वाइंडिंग को भी डैमेज करके दे सकती है। तो वेल इंसुलेटेड होना जरूरी है कि अगर इस वायर का इंसुलेशन ब्रेक भी हो जाए तो आपके कोर पोर्शन के ऊपर भी आपने कुछ इंसुलेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर कराना है, तो इंसुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इवन विद द इंसुलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इजीली बी ट्रांसफर थ्रू द कोर। सो फॉर दैट यू डोंट नीड दैट कोर टू बी एंटायरली ओपन। आप उस कोर सेक्शन को प्रॉपरली इंसुलेट भी कर सकते हो, खास तौर पे जहां पे वाइंडिंग लगा रहे हो वहां पे तो उसको इंसुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उस चीज से बचाने के लिए हम लोग इसको वेल इंसुलेटेड रखते हैं। लास्ट पॉइंट इज द थर्मल कोफिशिएंट शुड बी हाई, क्योंकि वाइंडिंग है और क्योंकि यहाँ पे I²R के फॉर्म में हीट डिसिपेट होने वाली है, दैट मींस इसका हीट कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट जो है वो अच्छा खासा हाई होना चाहिए। किसका? कोर का भी और वायर का भी, कंडक्टर का भी, फॉर बोथ द केसेस। अगर आपका कंडक्टर ही उतनी हीट नहीं झेल पाएगा तो इट विल मेल्ट डाउन, उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, कंडक्टर चिपक सकता है कोर से और डैमेज कर सकता है कोर को भी और पूरी उसकी वाइंडिंग को भी। तो इसका भी थर्मल कोफिशिएंट हाई होना चाहिए, और कोर की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसका थर्मल कोफिशिएंट तो हाई होना ही चाहिए, अदरवाइज इसकी कंडक्टिविटी पे उसका असर पड़ेगा, फ्लक्स कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। थर्मल कोफिशिएंट हाई नहीं होगा तो पूरा मेटल, पूरा सेक्शन जो है गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और उसके पूरे हीटअप होने से सेकेंडरी साइड को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो मेजरली इतने पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है फॉर डिजाइनिंग अ प्रॉपर कोर ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 2 वाइंडिंग्स। तो जो 2 वाइंडिंग हम लोग रखे हैं, तो वाइंडिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर का वायर भी यूज होता है, एल्यूमिनियम का वायर भी यूज होता है। एल्यूमिनियम थोड़ा लेस कॉस्टली होता है तो उसको भी यूज करते हैं, बट कंडक्टिविटी वाइज थोड़ा सा पुअर रहता है और इसका थर्मल कोफिशिएंट वाइज भी उतना अच्छा कंपैरेटिवली नहीं होता है कॉपर की तरह। नेक्स्ट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम के साथ वेरी करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तभी पॉसिबल है जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ट्रांसफर करते हो, क्योंकि देखो मशीन तो स्टैटिक है ना, आपकी मशीन तो मूव कर नहीं रही है जो टाइम के साथ फ्लक्स को वेरी करवाए। तो एक ही तरीका है कि फ्लक्स खुद ही चेंजिंग इन नेचर का हो, चेंजिंग इन नेचर का होगा तभी जाके इससे लगातार उतना अमाउंट में कट होता रहेगा, कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का फ्लक्स है, उसकी ग्राफ किस प्रोपोर्शन में चल रही है और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस लेवल पे है, उस अकॉर्डिंग वो फ्लक्स उतना कट होता जाएगा और वैसे ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करता जाएगा। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं आपको यही ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल वे में लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकली जब पढ़ाऊंगा तब देखना इसके कंस्ट्रक्शन में कितनी सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है,
ये तो आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको बस दिख रहा है कि इतनी कुछ मेजर चीजें हैं इसके कोर और इसकी वाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा आपको कि प्रैक्टिकली ये ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा, कैसा होता है इसके अंदर, और एक्चुअल लाइफ में जब ये यूज करने लेके आते हो तो सब चीजों के लिए क्या क्या लगाना पड़ता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी वर्किंग के लिए, तो वो सारा कुछ मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना कुछ होना चाहिए, ये ट्रांसफार्मर के बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में और क्या चीज होता है। तो देखो ये जो मैंने बताया था लैमिनेटेड सिस्टम से, ये ऐसा एक थिन सेक्शन होता है, इसके अंदर ऐसा लैमिनेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ऐसी पतली पतली बहुत सारे शीट्स को हम लोग कंपाइल करके ये जो हमारा कॉइल सेक्शन है इसके बीच में ऐसे प्लेस करते हैं, यानी कॉइल को इसके ऊपर लगाते जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है इन आवर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव? तो द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ शीट स्टील और सिलिकॉन स्टील विथ हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस। ठीक, इससे बनाते हैं, स्टील की पतली पतली शीट से बनाते हैं या सिलिकॉन की पतली पतली शीट से बनाते हैं, जिसकी की परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी जो मैं बता रहा था आपको म्यू आर, दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, और हिस्टेरेसिस लॉस जो है उसका कम है। हिस्टेरेसिस लॉस याद करो, मैग्नेटिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। Next is the transformer core is used to provide a continuous magnetic path with small air gap. Air gap बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, तो अगर लैमिनेशन भी कर रहे हो आप तो उसका air gap as less as possible रखा जाता है। The sheets are laminated and coated with an oxide layer to reduce the eddy current loss. जैसा मैंने आपको बताया उसकी layers को हम लोग ऑक्साइड कर देते हैं या लैमिनेट कर देते हैं, so that कि एक शीट दूसरी शीट से जब टच होती है तो कोर की थिकनेस तो जरूर बढ़े, लेकिन एडी करंट को उतना सरफेस एरिया ना मिले ग्रो करने के लिए। फिर नेक्स्ट, using a special grade of heat treated grain oriented silicon steel, laminations can minimize the hysteresis loss. hysteresis और eddy current loss को minimize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, special grade of heat treated grain oriented silicon steel, ये खास टाइप का जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, तो इस टाइप का कंडक्टर विद देयर लैमिनेशंस को हम लोग यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट सिस्टम्स। ठीक है, और लास्ट है द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये देखो प्रैक्टिकल टर्म है, द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.35 mm फॉर 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की क्वांटिटी को अगर आपको सेंड करना है तो जो कोर हम लोग बनाते हैं उसकी थिकनेस को ऑलमोस्ट 0.5 मिलीमीटर्स का रखा जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ था इसके कंस्ट्रक्शन के वाइज। ये देख सकते हो आप, इसे कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने क्या चीज पुट किया हुआ है। कार्डबोर्ड क्यों लगाया हुआ है, आपके माइंड में आ रहा होगा कार्डबोर्ड का फॉर्म क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने। तो मैं जैसा आपको मैंने पिछली बार बताया था, अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे, कि इसकी कोर सेक्शन को, खासतौर पे जहां वाइंडिंग होती है, तो उस कोर की उस पोर्शन, उस लिम्ब को भी हमको इंसुलेटेड रखने की जरूरत होती है, सो दैट कि अगर वाइंडिंग के ऊपर से कुछ कट जाता है, वाइंडिंग की कोई मेटल में से कुछ इंसुलेशन ब्रेक होता है, तो करंट आपकी कोर में फैलने ना लग जाए, करंट आपकी कोर से ट्रेवल ना करने लग जाए। अदरवाइज कोर को भी कोई टच करेगा तो दैट कैन बी वेरी मच डिजास्टरस। तो और इसी के साथ साथ इंसुलेटिंग पेपर, तो अंदर लगाते हैं कार्डबोर्ड, जो ये हिस्सा पूरा कोर के अंदर जाने वाला है, तो कोर पोर्शन भी प्रोटेक्टेड हो गया इससे, और बाहर के हिस्से में लगा देते हैं इंसुलेटिंग पेपर, सो दैट बाहर से भी अगर कोई उस कंडक्टर, उस वाइंडिंग सेक्शन को कोई अगर टच करता है तो उसको भी कोई नुकसान ना हो। ऑल्दो कि इस वाइंडिंग की जो वायर होती है इसके ऊपर खुद भी एनएमएल की कोटिंग रहती है, खुद भी इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग की जाती है, डिप किया जाता है उसको पूरा इंसुलेशन में, और जो पूरी वाइंडिंग वायर होती है वो वैसे ही इंसुलेटेड होती है। लेकिन फिर भी फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन, फॉर एडेड प्रोटेक्शन, इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन पेपर से भी उसको रैप कर देते हैं, ताकि जो कोई पर्सन उसको अगर टच कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है, तो उसको भी कोई नुकसान ना हो। और इधर तो लैमिनेशंस होते ही जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज है इसके बारे में कुछ खास। तो दिस वाज ऑल। तो कंस्ट्रक्शन वाइज इतना ही था इस ट्रांसफार्मर के बारे में। डिटेल में अगर बात करें तो अब कोर टाइप और शेल टाइप का एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में कुछ दिया हुआ था। तो डेफिनेटली कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, इस स्लाइड को करते हैं बंद और चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं कि इसके आगे कोर टाइप और शेल टाइप में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्विकली डिस्कस करेंगे एकदम जल्दी से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या खासियत होती है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने बताया था। तो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कोर एंड शेल टाइप में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। तो सपोज करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अब इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं, तो मेजरली क्या होता है कि हम जो वाइंडिंग करते हैं वो इन पोर्शंस के ऊपर करते हैं।
ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी साइड जो होता है हमारा वो ऐसा कुछ प्लेस्ड होता है। ठीक, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया विथ नंबर ऑफ टर्न्स N1 और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया विथ नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक, ट्रांसफार्मर का टाइप कौन सा है हमारा? दिस इज अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। फॉर ट्रांसफर इट इज एक्स को ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर है तो एक्स में। ठीक है, ये बोलचाल में इंजीनियर्स ऐसा यूज करते ही हैं, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देना। आप लोग भी जब लिखोगे एग्जाम में तो पूरा ट्रांसफार्मर ही लिखना है। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है हमारा, उसमें क्या चीज है भाई? कोर सेक्शन है, इसके दो लिम्स हैं, दोनों लिम्स के ऊपर हम लोग सेपरेट वाइंडिंग्स करते हैं। इसके अंदर वाइंडिंग भी दो टाइप की हो सकती है। वाइंडिंग के अंदर भी देखो, एक होता है LV वाइंडिंग और दूसरा टाइप होता है दैट इज HV वाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों ही साइड अवेलेबल होता है। यहाँ पे भी LV वाइंडिंग होता है और यहाँ पे भी HV वाइंडिंग होता है। वर्किंग पे जाएंगे तो डिटेल में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग दो लेयर में किया जाता है, एक LV वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वोल्टेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, कि कहाँ किस तरीके से आप किसको यूज करने जा रहे हो। ठीक, तो आपको जिस टाइप की पोटेंशियल की नीड होती है उस अकॉर्डिंग आप उस वाइंडिंग को कंसिडर कर सकते हैं और वैसा आप इनपुट या आउटपुट देना या लेना उससे कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव द सेम थिंग फॉर सेकेंडरी एज वेल। तो LV में अगर आप इनपुट देते हो और HV का आउटपुट चाहिए तो आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे। LV में इनपुट देके LV का आउटपुट ही चाहिए तो आप उस LV वाले सेक्शन पे कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो दिस वन इज आवर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बट in the case of shell type transformer, what is the basic difference? The basic difference that we can see in case of a core and shell type transformer is, देखो ये हमारा जो बेसिक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इन दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स पे, वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये ऐसे लगेंगे। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ, this is our shell type transformer। This is our shell type transformer। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर अब तीन लिम्ब है, तीन अलग अलग लिम्ब्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन जो वाइंडिंग प्लेस होती है ना, जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं वो सेंट्रल लिम्ब के ऊपर ही होती है हमेशा। तो अगर सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कि यहां कुछ नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इधर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये जो मेरे कंडक्टर्स निकल के आते हैं, ये जो मेरे कंडक्टर्स निकल के आते हैं, इनमें मैं इनपुट सप्लाई दे सकता हूं। एंड सिमिलरली इफ आई प्लेस अ फ्यू कंडक्टर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस लिम्ब, then I can provide the output, या I can take the output from this portion। तो ये तो बिल्कुल अलग टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया, जैसा आपने पढ़ा है उससे तो बिल्कुल, आपने तो ऐसा ट्रांसफार्मर देखा था, अब ये कुछ नया हो गया। ठीक, देखते हैं इसका वर्किंग क्या रहता है। तो सपोज कर लो कि अगर ये मेरा प्राइमरी साइड है तो इस पे मैंने N1 नंबर ऑफ टर्न्स दिया और ये मेरा सेकेंडरी है तो जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स की मैंने वाइंडिंग करके रखी हुई है। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी वो कैसे ट्रेवल करेगी इसके अंदर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पोर्शन के लिए इधर से भी ट्रैवल कर सकती है, इस पोर्शन के अंदर से भी ऐसे भी जाएगी, और सेम वे में यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, सेम वे में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इस पोर्शन के अंदर भी मुझे ऐसे ही ट्रैवल करती हुई दिखेगी। और ध्यान देना, यहां पे हम लोगों ने एक ही लिम्ब के ऊपर दोनों टाइप की वायरिंग, दोनों टाइप की वाइंडिंग करके रखा हुआ है, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि जो मेरी लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिल रही थी वो उसकी वैल्यू अब रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक ही लिम्ब पे है तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। तो जो फ्लक्स का लीकेज था वो भी आपको सेम पे ही मिलेगा और वो भी फ्लक्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, उस फ्लक्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेम वे में रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। रिलक्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता था याद करो? द मैग्नेटिक रिलक्टेंस यूज्ड टू डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स, L अपॉन A म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो भाई यहां पे मैंने क्या कम कर दिया है? यहां पे मैंने L की मैग्नीट्यूड को कम कर दिया, द लेंथ हैज बीन रिड्यूस्ड। तो एरिया भले मैं कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेंथ को रिड्यूस करने से रिलक्टेंस अपने आप कम हो जाएगा इस सिस्टम का। लेंथ बोलने का मतलब है जो डिस्टेंस था वो जो बढ़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो इतना डिस्टेंस था, अब इसको एक ही सेंट्रल लिम्ब के ऊपर लगाने से क्या हो गया, वो डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है।
दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या दिख रहा है आपको? दूसरा इफेक्ट ये दिखता है कि इन दोनों का डिस्टेंस रिड्यूस होने से जो म्यू आर की वैल्यू है, भाई म्यू आर तो हमारे मेटल का सेम है, तो L अगर कम हो जाता है तो उससे S की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। S की वैल्यू कम हो गई तो मतलब आपका म्यू आर जो है वो अच्छा प्रॉपर कंडक्शन मिल रहा है आपको, फ्लक्स आपकी तुरंत पहुंच जाती है सेकेंडरी साइड पे। और यहां से आप जो पोटेंशियल ले रहे हो, सपोज यहां आपने इनपुट दिया V1 और यहां से आउटपुट मिला V2, ठीक है, या अगर इसको EMF के फॉर्म में मैं बोलूं तो इट विल बी E1 एंड E2, ठीक। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्रोवाइड किया हुआ EMF और सेकेंडरी में मिला हुआ आपको EMF, ठीक। तो ये बेसिकली कहलाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसका भी सर्टेन एडवांटेज होता है और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। क्योंकि वाइंडिंग्स को आपने इतना क्लोजली प्लेस करके रखा हुआ है तो इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे कि डेफिनेटली दोनों वाइंडिंग्स में अगर हीट डिसिपेट हो रहा है तो इस सेंट्रल लिम्ब के ऊपर बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट हो जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी कोर जो होती है इट सराउंड्स द वाइंडिंग जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय द कोर, जबकि यहां पे द कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। जो कोर टाइप होता है इसके अंदर जो हमारा कोर होता है इट इज फिल्ड विद द वाइंडिंग्स। कोर को ढक के रखता है कौन? वाइंडिंग। जबकि यहां पे वाइंडिंग्स को ढक के रखता है कोर। वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर। ये इसका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट डिसिपेशन होता है इस शेल टाइप के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जबकि इनके अंदर हीट डिसिपेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। यहाँ पे आप अलग हीट वेंट्स लगा सकते हो, इनको कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हो और इनको अलग से हीट वेंट के साथ कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन फैक्टर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से ये कोर से ढका हुआ है और बीच के पोर्शन के अंदर हम लोगों ने वाइंडिंग करके रखा हुआ है, तो दैट क्रिएट्स अ मेजर डिफरेंस। दूसरा चीज, कोर मटेरियल जो होता है वो ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द कोर टाइप। कोर टाइप के अंदर जो कोर सेक्शन होता है वो उसका डायमेंशन वाइज भी कम रहता है, लेकिन शेल टाइप के अंदर आपको ऐसा 2 कोर का यूज करके आप सिंगल बनाते हो और यहाँ 3 लिम्ब फॉर्म हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2 ही लिम्ब फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। और जबकि इसके अंदर यूज तो आप एक ही लिम्ब का कर रहे हो, बाकी पूरा तो फ्लक्स के ट्रांसफर होने के लिए सिर्फ यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये मेजर डिफरेंस भी क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो में आपको कोर टाइप और शेल टाइप का भी कुछ मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस भी आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर कंस्ट्रक्शन वाइज क्या खासियत होती है, चीजों को किस टाइप का रखना होता है। जैसे कि इस वीडियो में इन सब पॉइंट्स को आपने कंसिडर करके देखा होगा कि कैसे लो रिलक्टेंस पाथ का होना जरूरी है, कैसे म्यू आर की वैल्यू हाई होनी जरूरी है। तो ये सब मेजर पॉइंट्स थे अबाउट द ट्रांसफार्मर। एंड जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की फॉर द ट्रांसफार्मर और देखेंगे कि ये सब अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर्स कैसे यूज होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, और जो मैंने बताया आपको शुरू में कि इसका एप्लीकेशन, इसके यूसेजेस और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्किंग एंड प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड अप करता हूं। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।